अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन ब्रेक से पहले, छुट्टियों की ब्रेक से पहले चल रही थी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर, और हमने कंसेप्चुअल डिस्कशन कंप्लीट कर ली थी और अब हमें क्वेश्चंस की तरफ मूव करना है। तो कोई मसला मसाइल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के एरिया से, और एज इन्फॉर्म यू अर्लियर कि इंशाअल्लाह ऑनवर्ड जो क्लासेस हमारी हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के एरिया से ही होंगी। मैनेजरियल एनालिसिस का पोर्शन आपका एज हैव बीन इन्फॉर्म कि कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास चौथा चैप्टर हम कर रहे हैं, इसके बाद 2 चैप्टर हमारे रहते हैं इंशाअल्लाह, जिसके बाद हमारा ये सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो हम इन्वेस्टर अप्रेजल कवर कर चुके हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस कवर कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के हम पास पेपर प्रैक्टिस शुरू करने लगे हैं। 2 एरिया जो हमारे रहते हैं, एक बजटिंग का और एक फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की डिस्कशन कंप्लीट हुई, उसके क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। पहले हम MCQs डिस्कस करेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो कोई सवाल? सिलेबस का बैंड होगा यार, मैंने शुरू में आपको बताया था कि 5-7 अगस्त जेन में रखना। जब सेशन स्टार्ट हुआ था तभी आपसे लेकर कर दिया था, क्योंकि ईद की छुट्टियां 2 ईद भी आई, तकरीबन 6-7 लेक्चर हमारे उनमें निकल गए। नॉर्मली हमारा लेक्चर प्लान होता है लेकिन फुल 4 मंथ्स के लिहाज से हमने प्लान किया होता है। तो अब 6-7 छुट्टियां ईद की ऑलरेडी जा चुकी हैं 2 ईदों में, अभी फिर आशूरा की भी 2 छुट्टियां आ जानी है, तो टोटल 10 छुट्टियां हम शॉर्ट हो रहे हैं। तो 10 तो नहीं दिन आगे जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 5-7 अगस्त तो हो जाएगी तारीख, आप ध्यान में रखना चाहिए आपको। अशूरा से ऑनलाइन विल प्लान, मतलब विल देखेंगे इसको। डेफिनेटली आप लोगों की कन्वीनियंस और ईज भी, प्रैक्टिकलिटी भी देखनी है, तो उसके मुताबिक इंशाअल्लाह विल टेक अ डिसीजन। ठीक है इंशाअल्लाह जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा चलें जी, फिर हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं MCQs से। तो MCQs हमारे पास है पेज 333 पे। पहले हम जरा MCQs को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके कुछ पास पेपर क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। पेज नंबर 333। लीजिए जी, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे सामने आ गए हैं 1 by 1। क्वेश्चन नंबर 1, पेज 333। Which of the following statement is correct about aggressive working capital funding policy? Aggressive working capital funding policy कौन सा इन्वेस्टर फॉलो करता है? रिस्क सीकर। चलें जी 1 by 1 देखते हैं। All permanent asset as well as part of the fluctuating current assets are financed by long term funding। जो रिस्क सीकर है वो कम रिलाई करता है लॉन्ग टर्म पे, ज्यादा रिलाई करता है शॉर्ट टर्म पे, ये तो यकीनन नहीं है। ऑल परमानेंट एसेट्स एज वेल एज पार्ट ऑफ द फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड यूजिंग शॉर्ट टर्म फंडिंग। आगे पढ़ते हैं। ऑल फ्लक्चुएटिंग एसेट्स एज वेल एज सम ऑफ द परमानेंट करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट टर्म फंडिंग। दिस इज क्लियरली द थिंग। अच्छा, इसमें MCQ में एक जरा थोड़ा टेक्निक का ख्याल रखना होता है आपने। बास्कात यहाँ पे तो हम वी वर एबल टू पिक, हमें डी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने DC को पहचान लिया कि भाई ये 100% हमारा लॉक और आंसर यहाँ पे। बास्कात आप करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर यहाँ से नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर रूल ऑफ एलिमिनेशन होता है, अच्छा भाई ये 2 तो नहीं हो सकते कम से कम, मतलब आप परफेक्ट आंसर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, तो जो आंसर नहीं हो सकता वो बास्कात आइडेंटिफाई कर पा सकते हैं। तो आप रूल ऑफ एलिमिनेशन से भी बास्कात डायरेक्ट आप करेक्ट आंसर तक पहुंचते हैं। MCQ में इसको भी ख्याल रखना है। यहाँ पे तो हमारा आंसर C है, हमें नजर आ रहा है। सेकेंड, Gold Star has an accounts receivable turnover of 10.5 times, an inventory turnover of 4 times, and payable turnover of 8 times. What is Gold Star cash operating cycle assuming 365 days in a year? कैश ऑपरेटिंग साइकिल बनाना है जी, तो टाइम्स को आपको पहले डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइम्स को डेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 365 डिवाइड विद, बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो हम बड़ी आसानी से हमारा रिसीवेबल डेज, इन्वेंट्री डेज और पेएबल डेज, ये 3 वैल्यूज चाहिए। रिसीवेबल डेज आपके आएंगे 365 डिवाइड विद 10.5, इन्वेंट्री डेज आपके आएंगे जी 365 डिवाइडेड विद 4, और पेएबल डेज आपके आएंगे 365 डिवाइड विद 8, और पेएबल डेज आपके माइनस होते हैं। तो बताइए कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या बनता है यहाँ से? बेटा यहाँ से शुरू करें, रिसीवेबल कितने बने? 34.75, क्योंकि डेसिमल में डेज लिखे हो ना, तो हम डेसिमल पे 34.76। इन्वेंट्री डेज 91.25 एंड पेएबल डेज 45.63। तो कितना बना जाए? 80.39। ए इज द राइट आंसर। हमारा आंसर यहाँ पे ए है, इधर हमने C आंसर लिया था। The following information has been calculated for D company: raw material inventory period, work in process inventory period, payable payment period, finished goods period, receivable period, length of operating cycle. क्या करना है हमने? सबको ऐड करना है, इसको माइनस कर देना है। तो क्या था आंसर? 76। B is the answer. Of the following ratio,
वुड बी यूज्ड टू असेस द लिक्विडिटी ऑफ अ कंपनी। लिक्विडिटी की असेसमेंट के लिए कौन सी रेशियो इस्तेमाल होती हैं? 4 रेशियोज हैं, इसका नीचे आंसर ऑप्शन नीचे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, एसिड टेस्ट, गियरिंग। 1 and 2 ये लिक्विडिटी में इस्तेमाल होती हैं दोनों? 1 नहीं होती लिक्विडिटी में। 3 ओनली, ये तो लिक्विडिटी बिल्कुल यूज होती है। 4 ओनली, गियरिंग रेशियो लिक्विडिटी का मेजर नहीं है। 3 and 4 नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। सो लिक्विडिटी के मेजर में एसिड टेस्ट, लिक्विडिटी मेजर में हमने 2 रेशियोज पढ़ी थी, एक एसिड टेस्ट और एक करंट। एसिड टेस्ट क्विक रेशियो का दूसरा नाम है। सो एसिड टेस्ट या क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो, ये 2 लिक्विडिटी के मेजर रेशियोज हम करते हैं। अ कंपनीज टिपिकल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज एट एनी टाइम इज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। ये इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है जी। एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज $100 million, ऑफ विच रॉ मटेरियल परचेज अकाउंट फॉर 50% ऑफ टोटल। The company has implemented plans to reduce the level of inventory held, the effects of which are expected to be as follows. Raw material holding time to be reduced by 5 days, production time to be reduced by 4 days, finished goods holding time to be reduced by 5 days. By 5 मतलब ये 5 कम होकर 10 दिन पे आ जाएगा, ये 4 से कम होकर 31 पे आ जाएगा, और ये भी 5 से कम होकर 35 पे आ जाएगा। कहा क्या जा रहा है जी? Assuming 365 days a year, what will be the reduction in inventory held? Inventory में कितनी कमी होगी अमाउंट में? कैसे निकालेंगे जरा? ये चेंजेस लाने से इन्वेंट्री में कितनी कमी आएगी? हाँ जी, इन्वेंट्री में कमी निकालने के लिए यू नीड टू नो व्हाट इज योर करंट इन्वेंट्री लेवल एंड व्हाट विल बी योर रिवाइज्ड इन्वेंट्री लेवल। करंट इन्वेंट्री लेवल और रिवाइज्ड इन्वेंट्री लेवल को आपने कंपेयर करके बताना है कि आपकी इन्वेंट्री में कमी कितनी आएगी। और करंट इन्वेंट्री लेवल रॉ मटेरियल 15 दिन की यूजेज के बराबर, वर्क इन प्रोसेस 15 दिन की प्रोडक्शन कॉस्ट के बराबर, और फिनिश गुड्स 40 दिन की कॉस्ट ऑफ सेल्स के बराबर। करंटली ये डाटा अवेलेबल है, इसको लेके करंट रॉ मटेरियल, करंट वर्क इन प्रोसेस, करंट फिनिश गुड निकालें, फिर रिवाइज डाटा लेके रिवाइज फिगर निकालिए, दोनों का डिफरेंस आप निकाल पाएंगे। सो हमें स्टार्ट कीजिए कैलकुलेशन जरा। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स, फार्मूला करंट एंड रिवाइज्ड फिगर, टोटल करंट का, रिवाइज का और रिडक्शन। ये मैं वर्किंग का फॉर्मेट आपसे शेयर कर रहा हूं, इन दोनों वैल्यूज का फर्क लेंगे। रॉ मटेरियल इन्वेंटरी निकलेगी आपकी रॉ मटेरियल यूजेज डिवाइडेड विद 365 इनटू इन्वेंटरी डेज। वर्क इन प्रोसेस प्रोडक्शन कॉस्ट पे बेस करता है, प्रोडक्शन कॉस्ट अवेलेबल नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर 365 इनटू इन्वेंटरी डेज, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी डेज गालबन। और फिनिश गुड्स भी कॉस्ट ऑफ सेल्स पे बेस करेगा 365 इनटू इन्वेंटरी डेज। सो करंट ईयर का लिए आप ये वैल्यूज यूज करेंगे और रिवाइज वैल्यूज यूज करेंगे। निकालिए जनाब फिगर्स, तमाम 6 की 6 फिगर्स और साथ में डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए, फिर बताइए। करंट रॉ मटेरियल इन्वेंटरी कितनी है? डॉलर्स इन मिलियन में फिगर आएगी। रॉ मटेरियल यूजेज है 100 मिलियन का 50%, मतलब 50 मिलियन पे बेस करेगी। चलें मैं इसकी कैलकुलेशन का शेयर करूं तो 50 ओवर 365 मल्टीप्लाइड विद 15 कितनी है वैल्यू? 2.05। वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट ऑफ सेल्स पे बेस करेगी 100 ओवर 365 मल्टीप्लाइड विद 35 9.59। फिनिश गुड्स भी कॉस्ट ऑफ सेल्स पे बेस करेगी 100 ओवर 365 मल्टीप्लाइड विद 40 10.95 10.96। ये टोटल कितना हो गया? 22.60। अच्छा जी, अब रिवाइज करना है तो ये 15 की जगह हो जाएंगे 10, ये 35 की जगह हो जाएंगे 31 और ये 40 की जगह हो जाएंगे 35। यहां से रिवाइज फिगर आ जाएंगे। टोटल बताइए यहां पे क्या आ रहा है? कितना? 19.44। रिडक्शन कितनी हुई? 3.15 million dollar. So answer is this one, option 3.15 million. This is the A, B, C and D. So D is the right answer.
एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को यहाँ पे कोई दिक्कत? हमने वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री लेवल्स डिटरमिन किए, हमें जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और जो टर्नओवर डेज थे उनको लेके हमने इन्वेंट्री लेवल डिटरमिन किया और कमी पॉलिसी की वजह से क्या आई। जैसे हमने कहा कि हम ये तीनों जो वैल्यूज हैं ये हमारे ऑपरेटिंग साइकिल के कंपोनेंट्स हैं। और अगर आपको याद हो हमने बात शुरू हुई थी ऑपरेटिंग साइकिल की, कैश ऑपरेटिंग साइकिल की, कि इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल। तो वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम अपनी लेंथ ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल को आल्टर करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट बदल जाती है। करंट पॉलिसी के तहत चलोगे तो आपको इन्वेंट्री में $22.6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप अपने टर्नओवर डेज को थोड़ा सा इंप्रूव कर लो, मतलब रिड्यूस कर लो इस केस में, तो आपकी इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट 19.44 पे आ जाती है। इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट आपकी कम हो गई टर्नओवर डेज को मैनेज करने से। तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। द लॉन्गर इज द ड्यूरेशन, द मोर इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड। द शॉर्टर इज द ड्यूरेशन ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल, लेसर इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड। जी, किसी स्टूडेंट को इन कैलकुलेशंस पे कोई गाइडेंस चाहिए? MCQ number 6. For the coming year, short question है, it's not MCQ, हमें आंसर इसका बनाना है। For the coming year, a company has budgeted sales of $2 million per month, 80% of which will be on credit. It expects its account receivable payment period to be 3 months. Forecast average inventory and average accounts payable for the coming year are 10 and 4 million respectively. What is the company's working capital requirement for the coming year to 1 decimal places? Working capital requirement बताइए जी क्या? Working capital होता है जी current asset minus current liabilities. And from the information in the question, 2 current assets and 1 current liability. Current assets 2 हैं, एक receivable, दूसरा inventory, और liability एक है payable. तो current minus current liability से बनाइए आपकी working capital requirement कितनी बनती है? 2 वैल्यूज उसने आपको दी हुई हैं, इन्वेंट्री की और पेबल्स की। आपको सिर्फ रिसीवेबल का बैलेंस यहाँ से बनाना है। क्या एवरेज रिसीवेबल बैलेंस क्या होगा, तो उस एवरेज रिसीवेबल बैलेंस की मदद से आप करंट एसेट्स माइनस लायबिलिटीज बनाएंगे। डेटर बैलेंस लेके आए प्लस इन्वेंट्री माइनस पेबल्स, आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकलेगी और 2 डेसिमल तक जाना है। आपकी मंथली सेल 2 मिलियन, आपकी सालाना सेल, आपकी क्रेडिट सेल्स, तो डेटर तो क्रेडिट सेल से बनते हैं, तो ये साल की क्रेडिट सेल्स है। और पीरियड 3 मंथ का मतलब आपका डेटर 3 महीने की क्रेडिट सेल के बराबर है। ये डिवाइड बाय 12 into 3 कर लें, या आप यहाँ पे 12 ना डालें, ये मंथली है तो into 3 कर लें, एक ही बात है। कितना जी? 4.8 मिलियन, 4.8 मिलियन। तो ये बना कितना जी? 10.8 दिस इज आवर आंसर। ये 1 महीने की क्रेडिट सेल है और डेटर पीरियड 3 मंथ का मतलब 3 महीने की क्रेडिट सेल्स के बराबर आपका डेटर बैलेंस होगा, क्योंकि आपके कस्टमर सेल्स के 3 महीने बाद पे करते हैं। 3 महीने तक आप 3 महीने तक आप क्रेडिट सेल्स करते जा रहे हैं बट नो रिकवरी। 3 महीने की सेल आपकी डेटर में ब्लॉक हुई है, रिकवरी नहीं आई। रिकवरी 3 महीने बाद शुरू होती है, मतलब जो आपने पहले दिन सेल की थी उसकी रिकवरी चौथे महीने के पहले दिन आएगी। पहले दिन की सेल की रिकवरी चौथे महीने के पहले दिन आती है, एंड सो ऑन। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, एक लास्ट सवाल। A company has annual credit sales of 27 million and related cost of sales of 15 million. The company has the following targets for the next year. अगले साल के टारगेट्स हैं receivable days, inventory days, payable days. What is the net investment in working capital required for the next year? अगले साल की इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल बनानी है जी, कीजिए सवाल जरा। अगले साल की इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल बनाइए। आपको रिसीवेबल बैलेंस निकालना है, आपको इन्वेंट्री बैलेंस निकालना है, आपको पेएबल बैलेंस निकालना है, और रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री माइनस पेएबल ये आपका नेट वर्किंग कैपिटल है। आपको सूटेबल बेस सेलेक्ट करनी है। रिसीवेबल के लिए सूटेबल बेस क्रेडिट सेल्स होती हैं, इन्वेंट्री के लिए सूटेबल बेस कॉस्ट ऑफ सेल्स होती हैं, ट्रेड पेबल्स के लिए सूटेबल बेस तो क्रेडिट परचेजेस होती हैं, लेकिन अगर नहीं अवेलेबल तो कॉस्ट ऑफ सेल। बिल्कुल ठीक है जी, उसके लिए भी कॉस्ट ऑफ सेल इसकी बेस बना लेंगे आप। वैल्यूज मुझे बताते जाइए जरा। ट्रेड रिसीवेबल $3.75 मिलियन जी। इन्वेंट्री 2.5। अच्छा, और पेबल्स 1.85 एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 2.875।
1.875 और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 4.375. So this is the answer B. जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, ये कुछ वर्किंग कैपिटल के हमने एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए. अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. वर्किंग कैपिटल के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूं कि ये सीएमए में एमएफए में ये टॉपिक जो आया, इससे पहले ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ये फाइनल में ये टॉपिक होता था. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस जब खत्म किया गया से फाइनल थे, तो उसके कुछ टॉपिक जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड थे वो शिफ्ट कर दिए गए सीएमए में. दो टॉपिक्स, बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये एमएफए का हिस्सा बनाया गया. आगे हमने अभी ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़े हैं, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आया हुआ है हमारे पास, और अभी बजटिंग पढ़ेंगे, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आया हुआ है. अच्छा, इसमें बल्कि इसी रेफरेंस से मुझे एक पॉइंट ज़हन में आया कि किसी बच्चे ने मुझे जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में कोई सवाल पूछा था, एक बड़ा सा क्वेश्चन की किसी मुझे कॉपी दी, पिक्चर लेके भेजी किसी किताब से, इस तरह एमएफए की किताब थी कि सर ये किसी फलाने टीचर ने ये क्वेश्चन बैंक में शामिल किया हुआ है, तो क्या ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है? इसमें मेरा देखो, जैसे मैंने कहा ये टॉपिक्स ये फाइनल लेवल पे होता था, और ये फाइनल लेवल पे क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा होता था. अब मैं अगर फाइनल लेवल के सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में डाल दूंगा तो आपके तो तोते फौरन उससे पहले उड़ जाएंगे. ठीक है, तो हमें बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ता है फाइनल लेवल के क्वेश्चन आपसे क्लास में डिस्कस करने के लिए. सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है कि भाई आईकैप ने क्वेश्चन बैंक में जो डाले मैंने उनको देखो. आईकैप ने क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी सीए फाइनल के कुछ आसान क्वेश्चन एमएफए के क्वेश्चन बैंक में डाल दिया. इसी तरह सीए फाइनल के कुछ आसान क्वेश्चन उसने कैप 3 में भी डाले हैं. सीए फाइनल में क्वेश्चन आया था लेकिन कैप 3 के सिलेबस में उसने डाला है, लेकिन वो क्वेश्चन जो रिलेटिवली आसान है, लेकिन मुश्किल तरीन सवाल भी वहां पे आते हैं. तो मुझे लगता है कि हम आईकैप ने हमें गाइडलाइन दी है कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल गेज करना है ना तो क्वेश्चन बैंक से गेज करो. जो आईकैप का ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है, किताब है, उसमें जो क्वेश्चन शामिल है उनसे डिफिकल्टी लेवल गेज करो. उससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, क्योंकि आईकैप की गाइडलाइन है कि सिलेबस के कंटेंट्स क्या क्या टेस्ट हो सकता है वो देखना है तो आईकैप की किताब देख लो, और क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल कितना होता है आईकैप का क्वेश्चन बैंक देख लो. तो इसलिए मैंने जो कोशिश की है कि इनमें फाइनल लेवल के उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया जाए जो उस डिफिकल्टी लेवल के करीब तर हैं. लेकिन अक्सर जैसे मैंने कहा कि बच्चे मुझसे शेयर करते रहते हैं सर ये सवाल, तो वो ये फाइनल के काफी मुश्किल तरीन सवाल होते हैं जो आप लोगों के लिए सूटेबल नहीं है. तो इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप टफ तरीन सवालों की तरफ जाएं, और आपकी अप्रोच आपके लिए आपके स्कोप से बाहर निकल जाते हैं. पढ़ाने को मैं समझा तो आपको दूंगा, लेकिन आपकी मैच्योरिटी इतनी नहीं होती कि उसका क्वेश्चन एग्जाम लेवल में आप एग्जाम कंडीशन में आप कर सके. असल मकसद तो है कि आपको एग्जाम कंडीशन में सवाल करने की अहलियत हासिल हो, तो आप जिस मैच्योरिटी के फेज पे हो उस मैच्योरिटी के हिसाब से ही आपको डिफिकल्टी लेवल के लिए प्रिपेयर किया जाता है. अच्छा जी, अभी हम क्वेश्चंस पे जाते हैं, और पहला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. लेट मी लुक एट द प्लान. ये क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक है, 2, 3, 4 ये 3 क्वेश्चन हमने देखने हैं. हमारे पास टोटल क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल हैं बैंक में 7 या 7 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, और जिनमें से 3 क्वेश्चन 8 है. तो मैं 3 क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करूंगा, बाकी आपकी असाइनमेंट में जाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम बात शुरू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है पेज 322 पे. ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ये है सीए फाइनल का ही, सीए फाइनल से ही एडॉप्टेड क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2, रिक्वायरमेंट: how much additional finance would be required to achieve 20% increase in sales in the next year? अगर आप सेल्स में 20% का इजाफा अचीव करना चाहते हैं अगले साल, तो आपको कितना फाइनेंस एडिशनल रिक्वायर्ड होगा? मैं बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं. फाइनेंस की रिक्वायरमेंट से मुराद होता है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और एडिशनल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट से मुराद है आपकी करंट कितनी रिक्वायरमेंट है, आइंदा कितनी हो जाएगी, और एडिशनल नेट डिफरेंस दोनों का कितना है. तो हमें करंट लेवल पे असेस करना होगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज. फिर 20% सेल्स जब बढ़ेंगी तो सेल्स भी बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ेगी, रिसीवेबल भी बढ़ेंगे, इन्वेंटरी भी बढ़ेगी, पेबल भी बढ़ेंगे. ओवरऑल नेट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट चेंज होती है. तो जब रिक्वायरमेंट ये चेंजेस आएंगी तो उससे हमारी रिवाइज वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाती है, तो शायद उधर से हमें इस तरफ चलना होगा. लेकिन देखते हैं सवाल में आगे है क्या. पहले हम सिर्फ पार्ट ए का रेफरेंस है, 20% सेल में इजाफे के लिए कितना पैसा चाहिए. वसीम लिमिटेड इज एंगेज्ड in manufacturing and sales of a consumer products. Its management is in the process of sales plan for the next year. The sales director is of the view that main hurdle in increasing the sales is the availability of finance. क्योंकि सेल्स बढ़ाने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, मोर इन्वेंट्री मोर रिसीवेबल्स. तो कहता है कि फाइनेंस की
लिमिटेशन की वजह से हम सेल्स नहीं बढ़ा पा रहे। द समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑफ November 30, 2016 इज गिवन बिलो। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, लॉन्ग टर्म डेट्स, करंट लायबिलिटीज। ये करंट लायबिलिटीज हैं, ये करंट एसेट्स हैं। अगर वर्किंग कैपिटल की हम बात करें तो the following additional information is available. It has been established from the company's past record that any increase in sales require an investment of 140% of the additional sales amount in inventories and account receivables. सेल्स में जितना इजाफा आता है उसका 140% आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल में, मतलब करंट एसेट्स में। फर्दर द अकाउंट्स पेएबल ऑफ द कंपनी आल्सो इंक्रीज बाय 25% ऑफ एडिशनल सेल्स। सेल्स में जितना इजाफा आता है पेएबल में उसका 25% का इजाफा आ जाता है। तो सेल्स बढ़ने से हमारी करंट एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, सेल्स बढ़ने से हमारी लायबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। लायबिलिटीज आर कंसीडर्ड एज द सोर्स ऑफ फाइनेंस, करंट लायबिलिटीज आर सोर्स ऑफ फाइनेंस। करंट एसेट में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, करंट लायबिलिटीज हमारी सोर्स है करंट एसेट्स को बाय करने के लिए। जैसे ट्रेड पेएबल्स आपका सोर्स है रॉ मटेरियल बाय करने के लिए। डेबिट रॉ मटेरियल, क्रेडिट पेएबल, यही होता है ना, जितना रॉ मटेरियल खरीदते जाओगे तो एसेट बढ़ता जाएगा, उधर लायबिलिटी बढ़ती जाएगी। द करंट sales of the company are 1100 million, while the net profit after tax is 10% of cost of sales. It is the policy of the company to distribute 20% of its profit after tax amongst the shareholder of the company. कंपनी की पॉलिसी है 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब 80% रिटेन करना। अच्छा, यहां पे एक एडिशनल एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन में जो टच होने जा रहा है फाइनेंसिंग से रिलेटेड। कुछ चीजें तो बड़ी क्लियर हैं। मैं तो जैसे कहता था करंट इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल बनाओ, रिवाइज बनाओ, उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा इजाफी इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी, इजाफी फाइनेंसिंग कितनी आ जाएगी। ये दो चीजें तो बड़ी क्लियर उसने हमें बताई हैं। तो पहले हम इन दो चीजों को कैलकुलेट करें। हमसे पूछा गया है सेल्स में 20% इजाफा अचीव करने के लिए कितने एडिशनल पैसे चाहिए। तो जो इंफॉर्मेशन हमें आसानी से रेडिली अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन करंट एसेट्स, उसकी कैलकुलेशन 1100 मिलियन की करंट सेल्स हैं, 20% सेल में इजाफा चाहते हो। हमें कहा गया जितना सेल्स में इजाफा आएगा उसका 140% ये करंट एसेट में एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कितनी बनेगी? रुपीज इन मिलियन 308। फिर हमें कहा गया है कि फाइनेंस जो हमें करंट लायबिलिटीज में इजाफे की सूरत में मिलेगा, फाइनेंस फ्रॉम करंट लायबिलिटीज। हमें कहा गया है सेल्स में जितना इजाफा आता है उसका 25% आपकी लायबिलिटी में इजाफा आ जाता है। लायबिलिटी में इजाफा मतलब रीजनल फाइनेंस अवेलेबल होना, कितना? 55। अच्छा, यहां तक का तो नॉलेज अभी तक हमारा क्लियर था। जो एडिशनल नॉलेज यहां पे आ रहा है उसकी तरफ मैं आपको तवज्जो दूंगा। इन दो वैल्यूज में कोई दिक्कत, अभी तक जितना हमारा नॉलेज था उसके हिसाब से इसको नेट करो। ये इजाफी इन्वेस्टमेंट है, ये इजाफी करंट लायबिलिटी से मिल जाएंगे पैसे। तो टोटल कितने पैसे डालने करंट एसेट में, इतने पैसे मिल जाएंगे शॉर्ट टर्म से, तो बाकी लॉन्ग टर्म से फाइनेंस रिक्वायरमेंट आ गई। लेकिन एक पॉइंट अभी यहाँ पे हमने और ऐड करना है, उसकी तरफ मैं ले जाऊंगा। इन दो पॉइंट में कोई इशू? अच्छा, हमें टोटल पैसा चाहिए जो होगा वो बनता कितना यहां से? 253। ये हमें टोटल पैसा चाहिए अगर हम अगले साल अपनी 20% सेल्स को फाइनेंस करना चाहते हैं। और ये पैसा आना कहां से है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस से, क्योंकि शॉर्ट टर्म से तो आ रहा है ना। टोटल इतना इन्वेस्टमेंट होनी है, शॉर्ट टर्म से आ जाएगा, ये लॉन्ग टर्म से चाहिए। अब यहां पे जो एडिशनल पॉइंट जिस तरह मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि भाई लॉन्ग टर्म फाइनेंस के दो सोर्सेज होते हैं, एक इक्विटी और एक डेट। इक्विटी कितने शेप्स में बिजनेस में आ सकती है? रिकॉल करो सोर्स ऑफ फाइनेंस का चैप्टर। सबसे पहला पॉइंट सोर्स ऑफ इक्विटी क्या था? कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा। सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ा हुआ है? तो आप भी देख लेते हैं यार, मुझे क्यों लग रहा नहीं पढ़ा हुआ। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में इक्विटी पे डिस्कशन में हम जब गए थे अच्छा, ये हेडिंग एज अ हेडिंग हमने इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ये बात हुई भी है कि इक्विटी से अगर फाइनेंस रेज करना हो तो जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हमने आईपीओ पढ़ लिया, हमने राइट शेयर इशू पढ़ लिया, ये तो पढ़ा था हमने, प्लेसिंग था। एक चीज़ जो हमने एज अ हेडिंग नहीं पढ़ी हुई वो ये है कि इक्विटी से पैसा चाहिए तो एक तरीका ये भी है कि प्रॉफिट को रिटेन कर लिया जाए। हमने अदरवाइज डिस्कशन में कहीं ना कहीं बात आई हुई है कि कंपनी जो कमाती है अपनी ज़रूरत, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पूरा करने के लिए, उस कमाई को भी कंपनी रिटेन कर सकती है। तो जो अर्निंग रिटेन की जाती है दैट इज आल्सो शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। इन द शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट तो इक्विटी होगी। अब यहाँ पे उसने हमें जो इस पॉइंट में जो डाटा दिया ना, इसकी मदद से ये हमारी टोटल लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है फंड्स की, इसमें से कुछ रिक्वायरमेंट हमारी ड्यूरिंग द ईयर हम यहाँ कमा के पूरी कर लेंगे।
जब ये कारोबार करेंगे, हम इजाफी सेल्स करेंगे, तो इजाफी सेल्स पे जो हमें मुनाफा आएगा वो मुनाफा इस पॉलिसी के तहत रिटेन होगा ना। तो यहां से हम कहेंगे भाई लेस जनरेटेड फाइनेंस, लेस फाइनेंस दैट विल बी जनरेटेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग, ये लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एडिशनल फाइनेंस रिक्वायर्ड, एडिशनल फाइनेंस जो हमें अरेंज करना है। अच्छा, अब हम कितना मुनाफा रिटेन करेंगे, कर पाएंगे अगले साल? जितना कमाएंगे उसका 80%, और हम कमाते हैं कितना है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 10% है सेल्स का, उस 10% मुनाफा में से 80% हम रिटेन कर लेते हैं। अब अगले साल हमारी सेल्स कितनी होंगी? 1100 का 120%, ये अगले साल की सेल, ये अगले साल का 10% मुनाफा, ये अगले साल की उसकी रिटेंशन। तो कितनी रिटेंशन आ गई? लीजिए जी, आप बताइए आपको एडिशनल फाइनेंस कितना चाहिए? 147.40, ये है एडिशनल फाइनेंस रिक्वायर्ड। अगर आप 20% से अपनी सेल्स में इजाफा चाहते हैं तो आपको एसेट्स में टोटल इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, करंट लायबिलिटी से इतना फाइनेंस आपको मिल जाएगा, एसेट में इन्वेस्टमेंट कैश आउटफ्लो है, लायबिलिटी में इजाफा इनफ्लो है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट में से ये आपको करंट लायबिलिटी से आ गई, बाकी इतना लॉन्ग टर्म से लेना है। इस लॉन्ग टर्म में से रिटेन्ड की मद में हम अगले साल कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे, बाकी जो बचा ये हमें अरेंज करना पड़ेगा, ये हमें अरेंज करना पड़ेगा। ये हम लॉन्ग टर्म लोन से अरेंज करें या राइट शेयर इशू से लाएं या आईपीओ से लाएं, कहीं से भी लाएं, ये हमें लॉन्ग टर्म फंड चाहिए। एडिशनल, मैं यहां पे एक वर्ड मिस कर गया, लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिक्वायर्ड। सॉरी, मेरे ख्याल लॉन्ग टर्म यहां लिखना जरूरी नहीं है, ये तो फाइनेंस रिक्वायर्ड, लॉन्ग टर्म से लो, शॉर्ट टर्म से लो, क्योंकि हमने टोटल इतना पैसा लगाना है, इतना पेबल से आ जाएगा, इतना रिटेन प्रॉफिट से आ जाएगा, बाकी इतना चाहिए। कंपनी अपनी पॉलिसी के मुताबिक एग्रेसिव है या कंजर्वेटिव है, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म से ले, जिस मर्जी कॉम्बिनेशन में लाए, ये एडिशनल फाइनेंस रिक्वायर्ड हमें। ठीक है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कहीं से भी लाओ, ये आपको बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेज से अरेंज करना है। तो ये तो होगी कहानी आपकी पार्ट क्वेश्चन 2 के 2A हमारा क्लोज हुआ। एनी क्वेश्चन? जी बेटा, जिस तरह आप कह रहे थे वैसे भी कर सकते हैं। वैसे भी कर सकते के लिए हमारे पास शायद इन्फॉर्मेशन नहीं है, कर सकते अगर हो सकता है तो जरूर करें वो, लेकिन मुझे लगता है शायद इन्फॉर्मेशन नहीं, और इस केस में वो लेंथी हो रहा है, लेंथी भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं 3 कैलकुलेशन में हमारा सवाल हल हो गया, उस समय फिर 5 या 6 कैलकुलेशन करनी पड़नी थी। तो क्वेश्चन को हम मेरिट पे, बेसिक प्रिंसिपल ध्यान में रखते हुए मेरिट पे इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे वैल्यूएट करते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, इसका पार्ट बी के फर्दर आगे 2 हिस्से हैं जी, इसको हम B1 कह देते हैं, इसको B2 कह देते हैं। What would be the maximum growth in sales that company can achieve if external finance are not available? If external finance are not available. अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, हमने कहा कि 20% ग्रोथ लेनी है तो इतना फाइनेंस चाहिए, एक्सटर्नल, बाहर से इतना फाइनेंस लाना पड़ेगा। अब वो क्या पूछ रहा है कि भाई ये जीरो है, ये जीरो है, तो बताइए x 1 + x, इक्वेशन बन गई आपकी। ये दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0, इतनी सी बात है ना। पहले उसने कहा 20% ग्रोथ का पैसा कितना चाहिए, अब कहता पैसा 0 है, ग्रोथ कितनी ले सकते हो। तो इसी डाटा से हम इक्वेशन बना लेते हैं और इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट एड्रेस हो जाती है। दिस इज हाउ यू नीड टू डेवलप थिंकिंग बेस, कि आपको सोचने की आदत डालनी है, क्योंकि बाद आप थोड़ा सा सोचने पर टाइम लगाते हो तो आप बड़ी स्मार्टली सोल्यूशन बना पाते हैं। अब जैसे मैंने आपके सामने बात की कि 1100, हम पार्ट B1 की बात कर रहे हैं, 1100x इंटू 1.4, ऐसा ही है जी, 140% को 1.4, ये फैक्टर बन गया। 1100x इंटू 1.4 माइनस 1100x इंटू 0.25, ये फैक्टर बन गया, माइनस 1100 इंटू 1 + x, ये टोटल सेल होगी ना, ये 1 + x इंटू 10%, 0.1 ले लो या 10% ले लो, एक ही बात है, इंटू 80% इज इक्वल टू 0। कितने % ग्रोथ आप फाइनेंस कर सकते हो अगर आपका एडिशनल फाइनेंस 0 है, नो एडिशनल फाइनेंस इज अवेलेबल। सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x। 7.x
इज 7 पॉइंट, बेसिकली यहां से आपको आंसर निकला होगा ना 0.0748 आ रहा होगा, जिसको आप पढ़ेंगे 7.48%। जी वेरीफाई कीजिए इस कैलकुलेशन को। और मैंने पार्ट ए की आंसर से पार्ट बी की इक्वेशन बना ली यहां से इंफॉर्मेशन लेते हुए। 3 फैक्टर्स है जो मैंने पार्ट ए में यूज किए थे। ये तीनों फैक्टर्स मैंने सिंपली 20% की जगह एक्स को फीड कर दिया, और ये अवेलेबल एक्सटर्नल फाइनेंस की जगह मैंने 0 फीड कर दिया। 7.48 कि अगर हमें एडिशनल इन बाहर से फाइनेंस अवेलेबल नहीं है तो हम मैक्सिमम 7.48% की ग्रोथ प्लान कर सकते हैं। हमें 7.48% की सेल्स ग्रोथ प्लान करनी चाहिए अगर हमें बाहर से फाइनेंस अवेलेबल नहीं। 20% सेल्स में ग्रोथ चाहते हो तो इतना एडिशनल फाइनेंस अरेंज करो। अगर आपको फाइनेंस प्रोवाइडर फाइनेंस देने से इनकार कर रहे हैं कि नहीं भी हमने मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कारोबार में, देन यू मस्ट प्लान इतनी ग्रोथ, फिर इस ग्रोथ को आप प्लान कर सकते हो। पार्ट 2, द एडिशनल फाइनेंस इज लिमिटेड टू एन अमाउंट विच विल मेंटेन द एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो। एडिशनल फाइनेंस मिलेगा लेकिन सिर्फ उतना मिलेगा कि एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन हो सके। अच्छा, अभी हमने क्या किया था कि एडिशनल फाइनेंस सिर्फ इक्विटी की सूरत में आ रहा है। एडिशनल फाइनेंस इक्विटी की सूरत में आ रहा है। अब कह रहा है डेट भी आ सकता है, लेकिन कितना डेट आएगा? एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो के मुताबिक, कि मतलब जितना करंट डेट टू इक्विटी रेशियो है उतना ही नई इक्विटी के साथ नया डेट आ जाएगा। ये हमारी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है, ये पैसा करंट लायबिलिटी से आया, ये पैसा इक्विटी से आया, ऐसा ही है ना। अब वो कह रहे हैं एक और सोर्स भी है डेट, लेकिन कितना डेट कितना आएगा इक्विटी का? करंट डेट इक्विटी रेशियो देखो क्या है। मुझे पार्ट 2 के लिए करंट डेट टू इक्विटी रेशियो बताओ। डेट कितना है? 465 और इक्विटी कितनी है? शेयर होल्डर्स फंड 700 परसेंटेज 66.43%। अब देखो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? 1100x इंटू 1.4 माइनस 1100x इंटू 0.25 माइनस 1100 1 प्लस x इंटू 0.1 इंटू 0.8 माइनस इक्विटी जारी जितनी 1100 इंटू 1 प्लस x इंटू 0.1 इंटू 0.8 इंटू 66.43% इज इक्वल टू 0। सारी वही इक्वेशन है, ये फैक्टर भी वही, ये भी वही, ये भी वही, प्लस जितनी इक्विटी आएगी उसके बराबर उसी रेशियो में डेट भी आ जाएगा। तो ये इक्विटी है, ये मजीद डेट भी आ जाएगा। नाउ सॉल्व दिस फॉर x। अब इसको x के लिए सॉल्व कर लीजिए। 13.09%। कोवेनेंट हो सकता है ना कि भाई कंपनी के ऊपर एक कोवेनेंट हो सकता है कि आपको डेट मिलेगा, सिर्फ उतना ही मिलेगा कि आपकी डेट इक्विटी रेशियो डिस्टर्ब ना हो। तो आपको अगर डेट इक्विटी रेशियो के मुताबिक डेट मिलेगा तो आप 13.09% की ग्रोथ प्लान कर सकते हो। मतलब पहले हमने कहा पैसा हमें करंट लायबिलिटी से और इक्विटी से सिर्फ आए, ये इन्वेस्टमेंट होनी है, ये ट्रेड पेबल से पैसा आ गया, ये इक्विटी से पैसा आ गया। फिर वो कहता है पैसा डेट से भी आ सकता है, तो डेट से पैसा आएगा तो कितना आएगा? इक्विटी जितनी आई उसका 66.43%, मतलब करंट डेट इक्विटी रेशियो के मुताबिक। तो करंट रेशियो थी 66.43, नई इक्विटी के साथ डेट भी 66.43 मजीद आ गया, तो यहां से आप टोटल जो ग्रोथ प्लान कर पाओगे दैट इज 13.09%। तो इस क्वेश्चन में जो एडिशनल पॉइंट हमने सीखा यहाँ पे कि जो फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है जब हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो फ्यूचर पीरियड की प्लानिंग करते हुए फ्यूचर पीरियड्स के जो प्रॉफिट्स रिटेन्ड हैं वो भी एज इक्विटी सोर्स ऑफ फाइनेंस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। जी, एनी क्वेश्चन? जी, कोई सवाल? ये इस क्वेश्चन में आप जो चीज़ नोट कर सकते हो कि इस क्वेश्चन का वॉल्यूम ज़्यादा नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन का प्लान डेवलप करना, किस स्कीम ऑफ कैलकुलेशन से आप ऐसे आंसर पे आना है, दैट रिक्वायर्ड अ लिटिल थिंकिंग। तो यहाँ पे अक्सर हमें एक चैलेंज यही रहता है कि सोचने का टाइम और एग्जीक्यूशन के टाइम में बैलेंस। हम में से अक्सर बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि हमारा ज़्यादातर टाइम एग्जीक्यूशन पे लगना है, जबकि आपके टोटल टाइम एलोकेटेड टाइम का एक सब्सटेंशियल पोर्शन रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग के लिए होता है। प्लानिंग पे आप टाइम इन्वेस्ट किए बगैर लिखने की तरफ भागते हो, तो लिखने का काम तो आपने देख लिया, इसमें कुछ था ही नहीं। अगर ये 15 नंबर का सवाल था तो 15 में से लिखने वाला काम तो इतना है, ये तो 5 नहीं तो 7 नहीं तो 8 मिनट का है, तो 15 मिनट नंबर का सवाल करने के लिए आपको तो 20-25 मिनट मिलते हैं।
तो शायद 15-18 मिनट सोचने का, पढ़ने का, सोचने का टाइम था यहाँ पे, जिस पे अनफॉर्चुनेटली हम टाइम लगाते हुए घबराते हैं, हमारी टांगें कांपनी शुरू हो जाती है कि हम कुछ लिख नहीं रहे और गुजरता जा रहा है, तो पता नहीं क्या बनेगा हमारा। तो कभी भी क्वेश्चन पढ़ने से, उसके बारे में सोचने से ना घबराओ, एज लॉन्ग एज यू। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, इतना सा सवाल है, कितना ये यहाँ से यहाँ पर। अच्छा, ये क्वेश्चन भी सीए फाइनल से ही अडॉप्टेड है। रिक्वायरमेंट इसकी है, कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ द प्रपोज्ड क्रेडिट पॉलिसी ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। क्रेडिट पॉलिसी में कुछ चेंजेस हैं, उसका इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी मेजर करना है। पढ़ते हैं सवाल, फिर इसको डिस्कस करेंगे। XYZ लिमिटेड produces a single product which has a large market. It sells an average of 360,000 units per month at a price of 160 rupees per unit. The variable cost is 120 per unit. All sales are made on credit. Debtors are allowed 1 month to clear off the dues. The company is thinking of extending the credit term to 2 months, which will help increase sales by 25%. Other information is as follows. Raw material constitutes 60% of variable cost. Company has a policy of maintaining 60 days of stock of finished goods, 30 days stock of raw materials. The supplier of raw material allow a credit of 20 days. The company's cost of fund is 16%. अच्छा, हमसे कहा जा रहा है ये जो पॉलिसी चेंज है इसका इफेक्ट और कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी बताओ। पॉलिसी बदलने से, रिसीवेबल डेज बदलने से हो क्या क्या रहा है, हमारी सेल्स बढ़ रही हैं, हमारी सेल्स बढ़ रही हैं, सेल्स बढ़ेंगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ेंगी, परचेजेस भी बढ़ेंगी, तो रिसीवेबल भी बदलेगा, पेबल भी बदलेगा, इन्वेंटरी भी बदलेगी, ओवरऑल वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट बदलेगी। एंड इफ आई कैन रेफर यू टू अ स्लाइड, यहाँ पे एक फार्मूला हमने पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल। आपने किताब में चले जाइए, किताब पे ले आते हैं, किताब के पेज 310 की टॉप पे आइए। एनुअल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है? इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इनटू कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है 16%, एक है करंट इन्वेस्टमेंट लेवल और एक है रिवाइज इन्वेस्टमेंट लेवल। तो हमें करना क्या है, हमने करंट इन्वेस्टमेंट लेवल को देखना है, हमने रिवाइज इन्वेस्टमेंट लेवल को देखना है। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट नेट वर्किंग कैपिटल कितनी है, रिवाइज वर्किंग कैपिटल कितना है और चेंज कितना आ रहा है। जितना चेंज आ रहा है दैट इज एडिशनल फाइनेंस, एडिशनल फाइनेंस पे 16%, दिस इज द आंसर। तो हमें वर्किंग कैपिटल की फिगर निकालनी है करंट और रिवाइज सिचुएशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम करंट, रिवाइज फिगर, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री एंड पेएबल्स, यहां पे आएगा जी नेट वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिर लाएंगे हम इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इस इंक्रीज के ऊपर एडिशनल कॉस्ट या रिडक्शन इन प्रॉफिट। और क्या मांगा उसने, कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ प्रपोज्ड क्रेडिट पॉलिसी ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। बात सिर्फ इतनी है भाई, सिर्फ कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में चेंज तो नहीं आना, इस पॉलिसी की वजह से सेल्स बढ़ने की वजह से प्रॉफिट्स में इजाफा भी तो आना है, ठीक है। तो ये तो आपकी चेंज इन वर्किंग कैपिटल की वजह से दो बेसिकली इफेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी आएंगे, एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन और दूसरा एडिशनल फाइनेंस कॉस्ट। इन दोनों का जो नेट होगा दैट विल बी द नेट इंपैक्ट, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट्स। स्टार्टिंग विद रिसीवेबल्स, पहले हम करंट पॉलिसी की बात करें। हमारे करंट रिसीवेबल्स कितने होते हैं? 1 मंथ। करंट रिसीवेबल 1 मंथ पीरियड है। 1 मंथ पीरियड का मतलब 1 महीने की सेल्स के बराबर। 1 महीने की सेल्स हमारी कितनी है? 360,000 यूनिट्स हैं, प्राइस 160। 360,000 यूनिट्स, प्राइस 160। करंट रिसीवेबल कितने हैं जी? 57.6 मिलियन। ये जी रुपीज में वैल्यू लें तो मेरे करंट रिसीवेबल 57.6 मिलियन है। मेरी करंट इन्वेंट्री कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट 120 है, 60% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट रॉ मटेरियल है और इन्वेंट्री का पीरियड कितना है? 60 डेज फिनिश गुड्स, 30 डेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमारे दो इन्वेंट्रीज हैं, एक फिनिश गुड्स है, एक रॉ मटेरियल है। इन्वेंट्री रॉ मटेरियल एंड इन्वेंट्री फिनिश गुड्स। जी आपकी 1 महीने की रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री
ये एक महीने की वेरिएबल कॉस्ट और ये उसकी वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे ही एक महीने की आपकी वेरिएबल कॉस्ट, इतने यूनिट्स बना के बेचते हो आप, ये उनकी वेरिएबल कॉस्ट होती है और ये उनकी मटेरियल कॉस्ट होती है। पीरियड कितना है रॉ मटेरियल का पीरियड? रॉ मटेरियल 30 डेज, एक महीना। तो ये आ गया जनाब, वैल्यू आ गई कितनी? यहां से आपको इन्वेंट्री का बैलेंस मिल गया कितना? 20.92 मिलियन। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कितना है जी? 60 डेज, 60 डेज। तो एक महीना की कॉस्ट, अब फिनिश गुड्स है वो तो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे लगेगी ना, ये मटेरियल था, रॉ मटेरियल थी, रॉ मटेरियल कॉस्ट लगी, ये तो फुल पे लगेगी। और कितने दिन है? 2 मंथ्स, 2 कर दो, ये एक महीने के हैं, 2 महीने कर दो, कितना इन्वेंट्री जी? 86.4 मिलियन। पेबल्स, पेबल्स तो रिलेट करते हैं रॉ मटेरियल सप्लायर को, तो कितना पीरियड है जी इसका? 20 दिन। तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट जो हमारी है वो ये आ रही है, ये एक महीना है, इसको 30 से डिवाइड करो, इसको 20 से ज़रब दे दो, तो आपको पेबल की आ गया कितनी है जी? पेबल, पेबल का करंट बैलेंस, रॉ मटेरियल की मंथली कंजम्पशन, ये एक महीने की रॉ मटेरियल कंजम्पशन है 3,60,000 यूनिट महाना, 120 रुपए पर यूनिट, 60% रॉ मटेरियल की कॉस्ट, ये एक महीने की रॉ मटेरियल कॉस्ट है, डिवाइड बाय 30 इंटू 20 डेज। पेबल्स कितने बना? 17.28 मिलियन। लीजिए जी, यहां से देखिए आपकी करंट इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट कितनी है। करंट इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट 152.64 मिलियन, ये हमारी करंट इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है। रिसीवेबल्स एक महीने की सेल, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एक महीने की रॉ मटेरियल कंजम्पशन, फिनिश गुड्स 2 महीने की प्रोडक्शन, 20 दिन की रॉ मटेरियल की परचेज। अब हम रिवाइज पे जाएं। रिवीजन जब होगी तो आपकी 2 चीजें बदल रही हैं, एक सेल्स बदल रही है, एक पीरियड बदल रहा है। आपकी सेल्स हो जाएंगी 3,60,000 का 125 1.25, और पीरियड हो जाएगा, ये सेल्स होगी, यूनिट्स हैं, ये प्राइस है, और 2 मंथ्स, कितना जी? ये आपके यूनिट्स हैं, ये प्राइस से मल्टीप्लाई किया, रेवेन्यू हो गया एक महीने का, और पीरियड 2 महीने है, 2 महीने के बराबर 144 मिलियन। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, रिसीवेबल पीरियड 2 मंथ्स का मतलब आपका रिसीवेबल बैलेंस 2 महीने की क्रेडिट सेल्स पे चला जाएगा। आपकी सेल्स अब 25% इजाफे के साथ 360,000 पर मंथ से बढ़ गई 25%, प्राइस वहीं के वहीं 160 ही है फिलहाल, लेकिन अब पीरियड 2 मंथ्स का हो गया है, तो 144 मिलियन हमारा रिसीवेबल बैलेंस होगा। और क्या चेंज आना जी? और तो कुछ नहीं है रिसीवेबल के अलावा, लेकिन सेल्स तो बढ़ गई ना, तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हमारी होगी, क्या चेंज आना है इसमें? सिर्फ ये चेंज आना है ना, तो मैं बजाय सारी कैलकुलेशन दोबारा करूं, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं 1.25 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितनी आई? इन्वेंट्री फिनिश गुड्स में भी 25% का भी चेंज है, और तो कुछ चेंज नहीं है। 86,400,000 इंटू 1.25 108 मिलियन। और पेबल में भी सेम कोई चेंज नहीं है, 17,280,000 इंटू 1.25, जो सेल्स का चेंज है कितना जी? जी 21.6 मिलियन। नेट कीजिए 262.8 मिलियन। इंक्रीज कितना आया? डिफरेंस लीजिए दोनों का 110.16 मिलियन, और इसके ऊपर 16%, इसको 16% से मल्टीप्लाई करें तो एडिशनल कॉस्ट जो आएगी हमारी 17,625,000, ये एडिशनल कॉस्ट है 6256। लीजिए जी, हमें करंट वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारी इतनी है, अगर हम क्रेडिट पॉलिसी बदलेंगे और 25% अपनी सेल्स बढ़ाएंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल यहां चली जाएगी। एडिशनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर 16% कॉस्ट, लेकिन इजाफी सेल्स पे इजाफी कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन 160 माइनस 120, 40 रुपए, ठीक है। तो आपका एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो होगा दैट विल बी, मैं यहां पे कंट्रीब्यूशन की कर रहा हूं, 3,60,000 इंटू 25% इंटू 160 माइनस 120, और आखिरी फैक्टर, लास्ट फैक्टर
जरा 12, बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो मंथली है ना भाई, तो एक साल का, ये सारा हिसाब हमने 16% साल का निकाला ना, एक साल का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, तो प्रॉफिट भी एक साल का लेना है। कितना बनता जी? 43.2 मिलियन। देयर इज इंक्रीज इन प्रॉफिट, कितना जी? 74400। तो ये है जी नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट। अगर क्रेडिट पॉलिसी चेंज करेंगे तो हमारे कंट्रीब्यूशन में इजाफा आएगा ये एडिशनल सेल की वजह से, और हमारी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इस अमाउंट से बढ़ेगी एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से। नेट कंपनी को प्रॉफिट में इजाफा मिलेगा। हमसे रिक्वायरमेंट यही थी कि कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ प्रपोज्ड क्रेडिट पॉलिसी ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। जी कोई सवाल? जी बेटा, सॉरी लास्ट क्वेश्चन में ये वाली क्वेश्चन सेकंड पार्ट की। बेटा पिछले क्वेश्चन में ये जो पार्ट बी हमने किया था, यहाँ पे हमें कहा गया था कि अगर हमें सिर्फ इंटरनली फाइनेंस अवेलेबल है, एक्सटर्नल फाइनेंस जीरो है, तो हम कितने % ग्रोथ फाइनेंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा कि सिर्फ इंटरनली फाइनेंस जो अवेलेबल है वो नहीं, इसके अलावा डेट भी मिल जाएगा सेम। तो जितनी इक्विटी थी, ये इक्विटी थी, उसका 66.43 जो करंट डेट इक्विटी रेशियो है, मजीद डेट मिल जाए। आप इसको इक्वेशन को इस अंदाज में देखना चाहो, या आप इसको एक और अंदाज से भी देख सकते हो, मैथमेटिक्स है ना। ये फंड्स की रिक्वायरमेंट है, दिस इज फंड रिक्वायरमेंट, और ये फंड की अवेलेबिलिटी है। सही है, एसेट में इतना पैसा जाना है, इतना पैसा करंट लायबिलिटी से आएगा, इतना पैसा इक्विटी से आएगा। तो आप इसको इस अंदाज में जीरो में प्रेजेंट करो, या आप इसको ऐसे प्रेजेंट कर दो। जरा एक ही बात है कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए और इतना करंट लायबिलिटी से आ जाएगा, इतना इक्विटी से आ जाएगा। मैथमेटिकली इक्वेशन जैसे। अब इसको यहां पे लाओ, इतना पैसा चाहिए, मिलेगा कहां से? 1 2 3 तो टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें करंट एसेट में इतने पैसे करंट लायबिलिटी से आएंगे, इतने पैसे इक्विटी से आएंगे, इतने पैसे जितना इक्विटी से आ रहा है उसका 66.43 डेट से भी आएगा। तो व्हाट इज एक्स? कितनी ग्रोथ फाइनेंस होती है? ठीक है, इसको अंदाज से देखना। इन्वेस्टमेंट वर्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। बेटा ये है अगले साल इक्विटी जो हमारे बिजनेस में रिटेन होगी, हमारी बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर हमारी इक्विटी इस अमाउंट से बढ़ेगी ना। तो इक्विटी जिस अमाउंट से बढ़ी है, सेम पोर्शन से हम डेट भी बढ़ा सकते हैं, तभी हमारी डेट इक्विटी मेंटेन रहेगी ना। अभी हमारा डेट है 465 पे, अभी हमारी इक्विटी है 700 पे। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर ये पैसा हमारी इक्विटी में ऐड हो जाएगा। अगर ये पैसा इक्विटी में ऐड हुआ तो गेयरिंग नीचे चलेगी ना। वो कह रहा है जी आपको गेयरिंग मेंटेन करने के लिए डेट मिल सकता है, तो जितना पैसा डेट इक्विटी में गया है उतना पैसा डेट में डाल दो, गेयरिंग मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो जितना पैसा अगले साल इक्विटी में जाना है उसका 66.43 डेट में ऐड कर दो। देन व्हाट इज एक्स? जी एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, आज के लिए इतना ही। हमारे 2 क्वेश्चन हमारे इस एजेंडा पे और हैं, इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, शायद कल ही, नहीं तो परसों से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।